नमस्कार, फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन लेकर हाजिर हैं आपके साथ मैं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो देखिए, दिन की नई शुरुआत करेंगे, ताजा खबरें आपको बताएंगे, इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ। तो गुलाबी मौसम है, खुशनुमा ठंड है क्योंकि मौसम में बदलाव हो रहा है और इसीलिए इस प्यारे से मौसम का लुत्फ उठाए। त्योहारों का सीजन भी है, लेकिन सबसे जरूरी है कि खबरों से भी आप रहें बिल्कुल अपडेट। और त्योहारों के मौसम में बहुत जरूरी है कि सावधान रहें, खासतौर पर ड्राइविंग को लेकर के बहुत सेफ्टी बरतने की जरूरत है, क्योंकि मुंबई के वर्ली सी लिंक से एक ऐसा ही दर्दनाक सड़क हादसे का वीडियो सामने आया है। एक कार सवार ने 3 से 4 कारों को टक्कर मार दी। जी हाँ, इस दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत, 9 लोग घायल और 2 लोगों की हालत अभी भी बेहद गंभीर बनी हुई। भयानक हादसे का ये मंजर मुंबई के बांद्रा वर्ली से लिंक का है, जहां टोल पर एक इनोवा कार सवार ने ऐसा तांडव मचाया कि हर तरफ भगदड़ मच गई। ये भयानक हादसा कैसे हुआ इसे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले वर्ली से लिंक के टोल पर हादसे के बाद क्या खौफनाक मंजर था, पहले उसे देख लीजिए। इस वीडियो में देखिए, एक इनोवा कार टोल पर जबरदस्त तरीके से टकराई हुई है, जिसमें कुछ लोग ड्राइवर को निकालने में जुटे दिखे। कुछ आगे एक महिला डिवाइडर पर तड़प रही है, तो वहीं मौके पर एम्बुलेंस घायल लोगों को अस्पताल ले जाने में जुटी है, तो वहीं कुछ लोग घायल स्थिति में दिख रहे हैं। वर्ली से लिंक पर हादसा इतना दर्दनाक था कि जो भी वहां मौजूद था, यह हादसा देख उसके होश उड़ गए। हादसा कैसे हुआ अब इसे भी जान लीजिए। दरअसल एक इनोवा कार वर्ली से लिंक पर तेज रफ्तार के साथ फर्राटे भरती हुई जा रही थी। इनोवा कार ने टोल से करीब 300 मीटर पहले एक कार को टक्कर मारी, जिसमें सवार लोग बाल बाल बच गए। इसके बाद इनोवा कार ने हड़बड़ी में तेज रफ्तार के साथ ही टोल पर खड़ी गाड़ियों को जोरदार टक्कर मार दी। फिर उसने सबसे पहले हमारी गाड़ी को टक्कर मारा। टक्कर इतना जोर से मारा कि हम लोग बच गए। हमारी गाड़ी लड़खड़ाती हुई ना, हम लोग समुद्र में गिरते गिरते हम लोग बच गए। फिर वो क्या सोचा कि अभी टक्कर तो उसने मार दिया, इसके लिए वहां से इतना तेज भगाया गाड़ी को कि उसने टोल नाके को ध्यान में रखा नहीं रखा पता नहीं मेरे को, लेकिन उसने टोल नाके पे आते आते कम से कम 4-5 गाड़ी को उड़ा दिया उसने। और 5 गाड़ी को उड़ा दिया। उसमें हमने कम से कम 7-8 लोगों को हमने हॉस्पिटल में एम्बुलेंस में डाला, और उसमें से 2-3 तो ऐसा लग रहा था उनकी डेथ हो गई होगी। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। इस हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है, तो वहीं 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें 2 लोगों की हालत बेहद गंभीर है। हादसा कितना भयानक था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हादसे के बाद इनोवा के परखच्चे तो उड़े, साथ ही जिन 4 कारों को उसने टक्कर मारी थी वो भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे। और एक राहत वाली खबर, बड़ी खबर आपको बताएं दिल्ली एनसीआर वासियों के लिए, क्योंकि रात भर बारिश हुई है और जिसके बाद देखिए जो पॉल्यूशन की चादर देखी जा रही थी पिछले कुछ दिनों में, वो पूरी तरह से छट गई है। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली एनसीआर वालों के लिए, जो राहत मिली है पॉल्यूशन से, जहरीली हवा से। बारिश के बाद पूरी रात बारिश हुई है और उसके बाद सुबह देखिए बहुत ही साफ नजारा दिख रहा है। जो धुंध की चादर थी वो छट चुकी है। दिल्ली में बढ़ते एयर पोल्यूशन से बिगड़ती हालत को सुधारने के लिए दिल्ली सरकार ने अब आर्टिफिशियल बारिश का बड़ा फैसला लिया है। सब कुछ ठीक रहा तो 20 और 21 नवंबर के बीच दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश कराई जा सकती है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के मुख्य सचिव को आदेश जारी कर कहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में आर्टिफिशियल बारिश का मेगा प्लान सुप्रीम कोर्ट में रखें, जिसमें आर्टिफिशियल बारिश का सारा खर्च दिल्ली सरकार उठाने को तैयार है। अगर इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार से परमिशन मिल जाती है तो आईआईटी कानपुर के सुझाव पर प्रदूषण कम करने के लिए केजरीवाल सरकार 20 नवंबर को दिल्ली में पहली आर्टिफिशियल बारिश करा सकती है, जिसका 13 करोड़ रुपए का खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी। एक तरफ दिल्ली सरकार आर्टिफिशियल बारिश की तैयारी कर रही है, तो वहीं दिल्ली एनसीआर में रात में ही हल्की बारिश हुई, जिससे प्रदूषण में कमी के आसार जताए गए हैं। जहां एक तरफ दिल्ली के एयर पोल्यूशन को कम करने के तरह तरह के प्लान तैयार किए जा रहे हैं, तो वहीं स्पेस एजेंसी नासा ने दिल्ली को एयर पोल्यूशन के जरिए गैस चेंबर बनाने वाले राज्यों को लेकर खुलासा किया है। नासा की जारी सैटेलाइट इमेजरी में दिल्ली में फैले जहरीले धुएं के कारण को दिखाया गया है और दिल्ली से सटे इलाके में आग के जलने की तस्वीर दिखाई है, जिससे पता चलता है कि दिल्ली के प्रदूषण का असली कारण क्या है। दिल्ली से सटे राज्यों में अंधाधुंध पराली जलाई जा रही है
और ये लाल डॉट उसी की कहानी बयान कर रही है जो दिल्ली में जहरीली हवाएं भेज रहा है। दिल्ली एनसीआर में आज हल्की फुल्की बारिश से लोगों को राहत मिल रही है। दिल्ली एनसीआर में हुई हल्की बारिश से लोगों को राहत मिलने वाली है। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए ये बहुत बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि जिस तरह से प्रदूषण दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में फैल रहा था, उस तरह से कहा यही जा सकता है कि एक गैस चैम्बर के रूप में तब्दील होती जा रही थी दिल्ली, और इसलिए तरह तरह के नियम भी लागू किए गए थे। ग्रेड 4 को इम्प्लीमेंट किया गया था। आर्टिफिशियल रेन की बात भी की जा रही है। एलजी ऑफिस ने भी मीटिंग बुलाई, दिल्ली सरकार के अफसरों ने भी मीटिंग बुलाई। एनवायरमेंट मिनिस्टर लगातार मीटिंग कर रहे हैं कि किस तरह से प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सकता है। लेकिन इस वक्त राहत की खबर यही है कि जिस तरह से फिलहाल अभी दिल्ली एनसीआर में हल्की फुल्की बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है, इस समय यह सबसे ज्यादा जरूरी था, क्योंकि हमने देखा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 550 के ऊपर चला गया था। और एक्सपर्ट जो है उनका मानना यही है कि आने वाले 15 से 20 दिनों में यदि मौसम भी इसी तरह से रहा, मॉइस्चर नहीं आया, तो ये AQI दिवाली के समय तक 700 तक भी जा सकता है। तो ऐसे में सांस लेना दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा। और यदि हम बात करें आर्टिफिशियल रेन की, जो 20 और 21 तारीख को करवाई जानी है, ऐसे में 40% नमी की मौजूदगी का होना बहुत आवश्यक है। और शायद कहीं ना कहीं जो बारिश आज दिल्ली एनसीआर में हुई है, वो इस नमी को बरकरार रखने में बहुत ही कारगर साबित होगी। और इसीलिए ये दिल्ली एनसीआर वालों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। साथ ही साथ दिल्ली सरकार के लिए, एलजी ऑफिस के लिए, तमाम अधिकारियों के लिए जो इस पूरी जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि किस तरह से पॉल्यूशन को, यानी प्रदूषण को दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में कम किया जाए। और अगली खबर बिहार के बेगूसराय से आपको बताएं, जहां पर उस वक्त बवाल हो गया जब एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। और उसके बाद गुस्साई भीड़ ने न सिर्फ जमकर बवाल काटा, बल्कि एक नर्सिंग होम को भी आग के हवाले कर दिया। देखिए खबर। बिहार के बेगूसराय में एक शख्स की हत्या के बाद गुस्साई भीड़ ने जमकर बवाल और उत्पात मचाया। पूरा मामला चकिया थाना क्षेत्र का है। दरअसल रूपनगर का रहने वाला चंदन कुमार निजी नर्सिंग होम में दवा लेने पहुंचा था, जहां उसकी नर्सिंग स्टाफ से नोकझोंक हो गई। आरोप है कि झड़प इतनी बढ़ी कि नर्सिंग होम के मालिक और स्टाफ कर्मियों ने चंदन की पीट कर हत्या कर दी। हत्या की खबर लगते ही चंदन के परिजन और उसके समर्थक आग बबूला हो गए और भीड़ के साथ नर्सिंग होम पहुंच गए, जहां भीड़ ने न सिर्फ तोड़फोड़ की, बल्कि नर्सिंग होम को आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, नर्सिंग होम के पास गुस्साई भीड़ ने कुछ झोपड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह भीड़ को शांत कराया। वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग को बुझाया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है कि आखिर किस बात को लेकर चंदन नाम के शख्स की हत्या हुई। वहीं पुलिस आगजनी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी में जुटी है। और बात तमिलनाडु की करते हैं, जहां मौसम का मिजाज बदला बदला नजर आ रहा है। लगातार हो रही बारिश से कोयम्बटूर की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। और खास तौर पर रिहायशी इलाकों की बात करें तो वहां पर जो हालात है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। कहां कहां पानी भर चुका है, किन किन शहर में लगातार बारिश हो रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। तमिलनाडु में हुई कुछ देर की बारिश ने पूरे शहर को भिगो कर रख दिया। तस्वीरें कोयम्बटूर की हैं, जहां बारिश ने लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। आसमान से बरसी आफत ने पूरे शहर की सूरत बिगाड़ कर रख दी। जहां तक नजर गई जल भराव देखने को मिला। घर, गली, मोहल्ले, बाजार सब बारिश के पानी की भेंट चढ़ गए। दुकानों और घरों में पानी घुसने से लोग परेशान नजर आए। घरों के बाहर खड़े वाहन पानी में डूबे दिखाई दे रहे हैं। पानी की निकासी सही तरीके से नहीं होने के चलते आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मोहल्लों की सड़कें दरिया में तब्दील हो गईं। हालात ऐसे बने जैसे किसी उफनते दरिया ने रास्ता बदलकर शहर का रुख कर लिया हो। इस तस्वीर को देखिए। दुकान बारिश के पानी से लबालब नजर आ रही, काम करना मुश्किल हो रहा है। एक और तस्वीर देखिए। बारिश के पानी ने पूरे घर का सामान भिगो कर रख दिया है। सारा फर्नीचर पानी में डूबा दिखाई दे रहा है।
बारिश ने भले ही लोगों का जीना मुहाल कर दिया हो, लेकिन बच्चे मस्ती के मूड में दिखाई दिए। तेज रफ्तार पानी के बीच कुछ बच्चे मछलियां पकड़ते नजर आए। दरअसल कुछ घंटों की बारिश के चलते नदी नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं, जिससे शहर की गलियों में पानी के बीच मछलियां दिखाई दे रही हैं। और तमिलनाडु में आपने देखा शहरों में किस तरीके से हर तरफ बारिश का पानी ही पानी आपको नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ अगर कश्मीर की तस्वीर आपको दिखाएं तो सफेद चादर बिछी हुई नजर आ रही है। बर्फबारी इतनी हुई है कि सड़कों पर गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया है। लोग पैदल भी चलने से बच रहे हैं। इतनी बर्फबारी हुई है कि पूरी सड़क सफेद नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर में मौसम ने करवट बदली है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जहां एक तरफ मौसम को सुहाना बना दिया है, तो वहीं तापमान में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। तस्वीरें शोपियां की हैं, जहां तक नजर जा रही है सफेद नजारा देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। शोपियां के मुगल रोड पर इतनी बर्फबारी हुई कि सड़क पर ट्रैफिक जाम लग गया, गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया। तस्वीरें देखिए, हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। फिसलन के चलते वाहन चालकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए कैसे सड़क पर एक के पीछे एक गाड़ियों की कतार लगी है। सब बर्फ के हटने और जाम खुलने का इंतजार कर रहे हैं। पुंछ और राजौरी को शोपियां जिले से जोड़ने वाले मुगल रोड पर हालात को देखते हुए यातायात बंद कर दिया गया है। ऐसे में जम्मू और कश्मीर के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को जम्मू श्रीनगर हाईवे नंबर 44 से सफर करना होगा। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में बर्फबारी का सिलसिला इसी तरह जारी रह सकता है। निचले मैदानी इलाकों में हल्की बारिश की आशंका जताई गई है। और बात तब बाबा बागेश्वर की करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में उनका दरबार लगा था और ऐसे में एक मुस्लिम परिवार ने हिंदू धर्म पर आस्था दिखाते हुए सनातन धर्म स्वीकार किया। और न सिर्फ स्वीकार किया बल्कि पूरी विधि विधान के साथ पूजा भी की। देखिए पूरा मामला इस रिपोर्ट। तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये 10 लोग आए हैं, ये 10 लोग आज से सनातनी हो रहे हैं। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम में एक मुस्लिम परिवार ने हिंदू धर्म को अपनाया। हनुमंत कथा का गिफ्ट है। 2 लड़के पहले 7 बच्चे। अहमदनगर जमीर निजाम शेख के परिवार ने बाबा बागेश्वर से दीक्षा लेकर हिंदू धर्म में अपनी आस्था दिखाई है, जिस पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी मंच से जोरदार स्वागत किया। ये पूरा परिवार है, ये जो सामने खड़े परिवार सहित ये 10 लोग आए हैं, ये 10 लोग आज से सनातनी हो रहे हैं। इनका एक बार जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करो। बोलो जय सिया राम। अहमदनगर जिले के रहने वाले परिवार से बागेश्वर बाबा ने ये भी पूछा कि किसी के दबाव में तो हिंदू धर्म नहीं अपनाया, तो सुनिए उनका क्या कहना था। क्यों सनातनी धर्म तुम स्वीकार कर रहे हो? कोई जबरदस्ती तो नहीं कही तुमसे? मैं हमेशा बचपन से ही सनातन धर्म को मान के आया हूँ और हमेशा सनातन की पूजा की, दिल से सनातन धर्म को माना। हमेशा हम घर वालों ने पूजा की और जब से बाबा का प्रवचन हम मोबाइल पे सुने, हमारा दिल पूरा जाग उठा। जमीर शेख अब शिवराम आर्य बन चुके हैं। इन्होंने हिंदू धर्म अपनाने के बाद पत्नी और बच्चों का क्या नाम रखा है, वो भी इनकी जुबानी सुनिए। आपका नाम बताइए। मेरा नाम जमीर निजाम शेख है था, अभी मेरा नाम है शिवराम आर्य। मेरे पत्नी का नाम है सीता आर्य और मेरे छोटे बच्चे का है कृष्णा और जो बड़ा बेटा है वो बलराम है। बलराम। सनातन धर्म अपनाने के बाद से ही जमीर शेख अब शिवराम आर्य घर में न सिर्फ पूजा पाठ करते हैं, बल्कि सनातन धर्म में अपनी पूरी आस्था भी जता रहे हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से खबर आपको बताएं, जहां पर बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। एक ज्वेलरी शोरूम से 20 करोड़ जेवरात चोरी करके भाग गए चोर। और
इतनी बड़ी वारदात को बदमाशों ने दिन दहाड़े अंजाम दिया है, देखिए रिपोर्ट में। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से बड़ी लूट की घटना सामने आई है। ये लूट हुई रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में, जहां करीब 20 करोड़ के सोने चांदी के जेवरात को 5 बदमाश दिन दहाड़े लूट कर फरार हो गए। 20 करोड़ की लूट की वारदात सीसीटीवी में भी कैद हुई है। चश्मदीदों के मुताबिक दिन में 5 बदमाश रिलायंस ज्वेलरी शोरूम पहुंचते हैं, जिसमें एक बदमाश बाहर निगरानी के लिए रुक जाता है, जबकि 4 बदमाश शोरूम में घुस जाते हैं और बंदूक के दम पर पहले सबको बंधक बनाते हैं और फिर कर्मचारियों से ही सोने चांदी की ज्वेलरी को बैग में भरवाते हैं और फिर उसे लेकर फरार हो जाते हैं। लूट की इस बड़ी वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। पुलिस के भी हाथ पांव फूल जाते हैं। आनन फानन में नाकेबंदी भी की जाती है, लेकिन ये बदमाश पकड़ में नहीं आते हैं। बदमाशों को पकड़ने के लिए 4 टीमें गठित की गई हैं। अब सीसीटीवी की मदद से बदमाशों की पहचान की जा रही है, ताकि उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जा सके। नीतीश और बिहार में सीएम नीतीश कुमार का महिलाओं पर बेतुका बयान और माफी मांगने के बाद भी सियासत अभी भी गरमाई हुई है। बीजेपी लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस्तीफा मांग रही है। महिला आयोग ने भी जवाब मांगा है। हालांकि नीतीश कुमार माफी मांग चुके हैं, बावजूद इसके बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। पढ़ लेगी लड़की। जनसंख्या नियंत्रण पर नीतीश कुमार का पहले महिलाओं पर विवादित बयान और फिर माफी की बात को लेकर भी सियासत थमती नजर नहीं आ रही है। बिहार विधानसभा से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में नीतीश कुमार के विवादित बयान की कड़ी आलोचना हो रही है। नीतीश के बेतुके बयान पर अब नीतीश कुमार के करीबी और सिवान से जेडीयू के पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह ने भी आपत्ति जताई है और कहा है कि माफी से काम तो नहीं चलेगा। इसका फैसला जनता करेगी कि उन्हें माफ करना है या फांसी देना है। माफी मंगला से काम तो ना चली, लेकिन माफी मांगत रहे। माफी मंगला के सिवा रास्ता कौन बा? माफी मंगला के सिवा रास्ता कौन बा? लेकिन अब गलती बोल दे तो माफी मांगत रहे। अब जनता जाने की माफ करी, फांसी के सजे। इस बीच बिहार विधानसभा में भी माहौल गर्म रहा। बीजेपी तमाम मुद्दों के साथ नीतीश के विवादित बयान को लेकर भी जोरदार प्रदर्शन किया और नीतीश से इस्तीफे की मांग की। तो वहीं हम पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने नीतीश के विवादित बयान को लेकर भी जमकर निशाना साधा। ये सब तो लगता है कि साहब कोई विक्षिप्त आदमी ऐसा बोलता हो। अगर ये समझ में आता उनको कि हाँ साहब हम गलती कर दिया विधानसभा में, तो विधान परिषद सुधार लेते, लेकिन वहाँ भी बोले। और फिर उसके बाद दूसरे दिन जिस प्रकार से उन्होंने माफ़ीनामा मांगा, वो भी लग रहा है कि कुछ सर उन्हें जो बैलेंस आदमी वैसा नहीं मांग सकता है जैसा उन्होंने मांगा। सीएम नीतीश कुमार के बेशर्म बोल उनका पीछा नहीं छोड़ रहे। माफी नाकाफी लग रही है। साफ है कि सीएम नीतीश का ये बयान लोकसभा चुनाव में भी उनको नुकसान पहुंचा सकता है। और बात मध्य प्रदेश की करते हैं, जहां विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 17 नवंबर को होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही सियासी घमासान मचा हुआ है। जी हाँ, डिंडोरी की बात करें तो यहाँ पर 2 प्रत्याशियों के जो समर्थक थे वो आपस में एक दूसरे पर टूट पड़े। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में चुनावी मौसम के बीच तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। डिंडोरी में चुनावी सभा को लेकर 2 प्रत्याशियों और उनके समर्थकों के बीच जमकर लड़ाई से चली। पार्टी के झंडे दिखाई दे रहे हैं, लोगों का हुजूम मौजूद है। कौन किसको पीट रहा है कहना मुश्किल है, लेकिन तेज दनादन जारी है। लाठी डंडे बरसे, लात घूंसे चली। दोनों तरफ से गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। पुलिस मौके पर पहुंची, तब जाकर मामला शांत हो सका। देखते ही देखते सभा स्थल से भीड़ को तितर बितर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि डिंडोरी में गांधी चौक में सभा करने को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी ओमकार मरकाम के समर्थक और निर्दलीय प्रत्याशी रुद्रेश परस्ते के समर्थकों के बीच पहले बहस हुई और फिर देखते ही देखते मामला हाथापाई तक पहुंच गया। दोनों प्रत्याशियों के समर्थक एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाते नजर आए। मौके पर जमकर बवाल देखने को मिला।
एमपी के चुनावी मौसम में झगड़े की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। और अब खबर छत्तीसगढ़ से। आपको बताएं, छत्तीसगढ़ बीजेपी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल के ऊपर गुरुवार देर शाम कुछ लोगों ने अचानक से हमला कर दिया। और अग्रवाल ने किन लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया है, भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा है, इस मामले को लेकर देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और रायपुर दक्षिण से विधायक बृजमोहन अग्रवाल के साथ गुरुवार को धक्का मुक्की देखने को मिली। आरोप है कि उनका कॉलर पकड़कर घसीटा गया और मारपीट की गई। बृजमोहन अग्रवाल प्रचार के लिए बैजनाथ पारा पहुंचे थे। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि एजाज ढेबर और अनवर ढेबर के लोग उनकी हत्या करवाना चाहते हैं। बीजेपी के काम करने से रोका जा रहा है और जब उनको अपनी हार तय दिख रही है तो मुझे लगता है उनकी ऐसी कोशिश है कि यहाँ का चुनाव जो है वो निरस्त हो जाए। और इस कोशिश में उन्होंने हमला करने की कोशिश की है। अगर लोकतंत्र के इस बड़े काम को रोकने का जो काम कर रहे हैं वो देशद्रोही का काम कर रहे हैं। वहीं इस पूरे घटनाक्रम को सीएम भूपेश बघेल ने प्रायोजित बताया है। बृजमोहन अग्रवाल पे कोई हमला कर सकता है भाई, जिससे उस समय याद करो 2000 में नरेंद्र मोदी जी पर्यवेक्षक के रूप में आए थे और बृजमोहन अग्रवाल एकात्म परिसर में जो गुंडागर्दी किए तो नरेंद्र मोदी जी को टेबल में घुस के छुपना पड़ा था। हमले की जानकारी मिलने पर बृजमोहन के समर्थक कोतवाली थाने पहुंचे और कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। इन अपराधियों के खिलाफ कानून का बुलडोजर जरूर चलेगा। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। इस प्रकार से बीच चुनाव के दौरान राजधानी में इतने वरिष्ठ नेता के ऊपर हमला करना ये दुर्भाग्यजनक है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में हो रहे हैं। 7 नवंबर को पहले चरण के लिए वोटिंग हो चुकी है, तो वहीं दूसरे चरण के लिए वोटिंग 17 नवंबर को होगी। चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे।